हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, यानी कि चैप्टर नंबर 3 ऑफ जनरल पैथोलॉजी की मार्किंग्स। जनरल पैथोलॉजी कवर करने के लिए मैंने बिग रॉबिन्स यूज़ की थी। बच्चे बिग रॉबिन्स, मीडियम रॉबिन्स भी यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट रॉबिन्स। एंड फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मीडियम रॉबिन्स इज़ ओके, आप मीडियम रॉबिन्स भी पढ़ सकते हो। बस मीडियम रॉबिन्स में कुछ 2-4 एमसीक्यूज़ और 1-2 टेबल्स या 1-2 डायग्राम्स जो होती हैं, फिगर्स होती हैं, वो नहीं होती हैं। तो वो वाली जो फिगर्स और डायग्राम्स होते हैं या फ्लो चार्ट्स होते हैं, उनको आप लोग मीडियम रॉबिन्स पे खुद बना लें, तो मीडियम रॉबिन्स इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, खैर मैंने बिग रॉबिन्स यूज़ की थी और मैं मार्किंग्स भी बिग रॉबिन से दूंगी। और अगर कोई पॉइंट मीडियम रॉबिन्स में ना हो जो थोड़ा डिफरेंट हो, आपको लगता हो कि डिफरेंट है, तो आपने वो पॉइंट वहाँ पे ऐड कर लेना है। तो शुरू करते हैं इन्फ्लेमेशन रिपेयर से। इस वीडियो में मैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले टॉपिक की जो है वो मार्किंग्स दूंगी। सबसे पहले तो आपको इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन आती होनी चाहिए, क्योंकि ये यूक्यू है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेमेशन को डिफाइन करें। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं। इसके सिर्फ आपको नामों के बारे में, लाइक हेडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता कैसे है। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के, इनकी भी आपको सिर्फ बेसिक हेडिंग्स आती होनी चाहिए। ये वाला टेबल आप लोगों ने अच्छे से करना है। इसके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन की एग्जांपल्स दी हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एग्जांपल दी हैं, और ये बताया हुआ है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन कौन से जो हैं वो हमारे पास सेल्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए जो निमोनिक हमने यूज़ किया था दैट वाज सागा। ठीक है, एस फॉर सेप्टिक शॉक, ए फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जी फॉर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड ए फॉर एस्थमा। और क्रॉनिक के लिए हम लोगों ने APAA का निमोनिक यूज़ किया था। इसके ये जो सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQ में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला टेबल है, टेबल 3.2। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये UQ है, आपने ये टेबल लाजमी करना है। हिस्टोरिक हाइलाइट्स के अंदर सिर्फ ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपके कार्डिनल साइंस लिखे हुए हैं, आपने ये 5 कार्डिनल साइंस करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये UQ है। और यह आपसे कभी भी वाइवा क्वेश्चन में कभी भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन भी UQ है। इसके अंदर सिर्फ आपको ये हेडिंग्स आती होंगी, तो अंदर वाली बात एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, बाकी अंदर कुछ भी कोई खास बात नहीं लिखी हुई है। इसके लिए द निमोनिक दैट आई यूज्ड वाज FIIT। ठीक है, तो ये आपने इसकी हेडिंग्स कर लेनी है, सिंस ये UQ है। फिर उसके बाद हमारे पास रिकग्निशन ऑफ माइक्रोब्स एंड डैमेज टिश्यूज़ की बात करें, तो देयर इज़ लाइक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लगी मुझे इसके अंदर जिसको मैं स्पेशली मार्क करवाऊँ कि आपने ये चीज़ करनी ही करनी है। रीड करना हो तो ज़रूर कर लें। उसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन के ऊपर आते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की आपको डेफिनेशन आती होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसुडेट और एक्सुडेट का डिफरेंस है। ठीक है, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट का डिफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल UQ में भी आया है, आपने वो ये बहुत अच्छे से करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि चेंजेस इन वेस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर। ये हमारे पास असल में वेस्कुलर चेंजेस हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आते हैं हमारे पास वेस्कुलर इवेंट्स लिखे हैं, और एक आता है सेलुलर इवेंट्स लिखे हैं। ये पहला क्वेश्चन है वेस्कुलर इवेंट्स का। आपने वेस्कुलर इवेंट्स अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये UQ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपने वेस्कुलर इवेंट्स में सबसे पहले वेजोडाइलेशन आती है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो वेजोडाइलेशन के बाद जो है वो परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होती है वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। आपने ये अच्छे से एक दफ़ा रीड देना है, और इसके अंदर जो जो MCQ पॉइंट्स आपको लगता है कि आपके लिए आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी बाद में, आपने वो करना ही है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, ठीक है, और वो ये वाला है कि सनबर्न इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डैमेज दैट रिजल्ट्स इन लेट अपीयरिंग वेस्कुलर लीकेज। ये एक MCQ पॉइंट है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपने इसको मार्क डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास आगे आ जाते हैं रीजनल लिम्फ नोड्स वाला। ये मैंने रीड कर लिया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं लिखी हुई है। ये जो भी हम लोगों ने वेस्कुलर इवेंट्स पढ़े हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी वाला, वो सारी डायग्राम यहाँ से बनी हुई है, तो एक दफ़ा डायग्राम देख लीजिएगा। अक्सर पैथोलॉजी में आपने डायग्राम स्किप नहीं करनी है, डायग्राम्स अच्छे से कर लेंगे तो अंदर से रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सेलुलर इवेंट्स वाला। सेलुलर इवेंट्स का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को फिर आपने फर्दर एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, मार्जिनेशन की ये जो डेफिनेशन है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही UHS में MCQ पूछी जाती है कि द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट रीडिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मार्जिनेशन। ठीक है, आपने एक दफ़ा ये डायग्राम अच्छे से देख लेनी है, इसको समझ लेना है। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गई तो बहुत सारे MCQs खुद ब खुद ही कवर हो जाते हैं। उसके बाद जितनी भी ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते थे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से अक्सर UQ या MCQ में पूछा गया है, तो आप एक दफ़ा इनके ऊपर नज़र ज़रूर मार लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। वेबल पैलेट बॉडीज़ क्या होती हैं, ये वाली बातें हो गई। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ई सिलेक्टिन किधर होती है, पी सिलेक्टिन कहाँ से आती है, एल सिलेक्टिन कहाँ से आती है, ये वाली चीज़ें। इस तरह के ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो भी लिखे हैं ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको एक दफ़ा लाजमी देख लेना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ इंटेग्रिन्स आते हैं। इंटेग्रिन्स में ये वी कैम, VLA4, आई कैम, मैक 1, ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, आपने ये कर लेने हैं। उसके बाद डायबिटीज ट्रांसमाइग्रेशन क्या होती है, और ये हमारे पास मेनली पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने ये कर लेना है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, यहाँ पे पी कैम CD31 के बारे में लिखा है, ये यूक्यू है, आपने इसको कर लेना है। इसके अंदर कौन से सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। उसके बाद कीमोटैक्सिस की तरफ आते हैं। कीमोटैक्सिस में से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा अबंडेंटली बनते हैं। कीमोटैक्सिस होती क्या है, ठीक है, इसकी दो टाइप्स बताएं कि किस तरह के कीमोटैक्सिस होते हैं, एक्सोजिनस होते हैं, एंडोजिनस होते हैं। एक्सोजिनस कौन से हैं, एंडोजिनस कौन से हैं, या आपने सारा जो है ना वो रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ये एक पॉइंट लिखा हुआ है कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो हमारे पास प्री डोमिनेट करते हैं इन द इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट पहले 6 to 24 आवर्स के अंदर। ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसके 4-5 पॉइंट्स हैं कि न्यूट्रोफिल्स क्यों हमारे पास जो है वो डोमिनेट करते हैं, तो आपने यहाँ से ये वाले पॉइंट्स करने हैं। फिर एक्सेप्शंस भी लिखे हैं कि कुछ केसेस हैं जिनके अंदर न्यूट्रोफिल्स जो है वो डोमिनेट नहीं करते, तो आपने वो एक्सेप्शंस भी जो है वो यहाँ पर लिख लेनी है, देख लेनी है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के लिए फेगोसाइटोसिस की डेफिनेशन कर लेनी है, उसके ये तीनों पॉइंट्स याद कर लेने हैं। यहाँ से ये वाला जो पैराग्राफ है जो हाईलाइटेड है आपने ये देख लेना है, क्योंकि एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन की डायग्राम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपने फेगोसाइटोसिस की वाली डायग्राम कर लेनी है। यूजली पेपर में, एससीक्यू में, ट्यूटोरियल्स में और यूक्यू के तौर पे भी यही क्वेश्चन जो है वो फेगोसाइटोसिस का आप इवेंट्स जो है उनको एक्सप्लेन कर दें, उनको डायग्राम बना दें, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये अगर आपने डायग्राम कर ली तो आपका जो है ना ये वाला क्वेश्चन आराम से कवर हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पीछे एक चीज़ जो मैंने स्किप की है, दैट इज़ शीडा-हिगैशी सिंड्रोम। शीडा-हिगैशी सिंड्रोम जो है वो अब हमारे पास न्यू वर्जन के अंदर जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा है, लेकिन जो पुरानी हमारे पास एडिशन था रॉबिन्स का, उसके अंदर शीडा-हिगैशी सिंड्रोम जो था वो लिखा हुआ था। तो असल में शीडा-हिगैशी सिंड्रोम जो होता है वो डिफेक्ट होता है इन फेगोलाइजोसोम। सिंस अब ये हमारी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है तो उसूलन तो ये नहीं आना चाहिए, लेकिन अक्सर इसका सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शीडा-हिगैशी सिंड्रोम है वो हमारे पास डिफेक्ट होता है इन फेगोलाइजोसोम। उसके अलावा ये 2-3 MCQs हैं जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी MCQ के तौर पे पूछे जाते हैं, तो इनको एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ये वाला जो पेज है ना ये एससीक्यू के लिहाज से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं ये सारी मुझे एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी थी, तो डू गिव दीज अ रीड, क्योंकि इसमें से अक्सर कोई ना कोई एमसीक्यू जो है वो लाजमी पूछ लेते होते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक और यूक्यू है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनके पास कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो मैक्रोफेजेस के पास हाइड्रोलेजेस, कोलैजिनेजेस, इलास्टेजेस, ये हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर सिंस यहाँ पे भी लिखा था तो इसको एक दफ़ा देख लें। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आगे न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स हैं, ये आपने देख लेने के क्या होते हैं। ये एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट एससीक्यू के तौर पे भी पूछा जा सकता है, और इसकी आगे एक डायग्राम भी बनी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, आपने वो भी देख लेनी है। ठीक हो गया ये वाली। फिर उसके बाद ल्यूकोसाइड मीडिएटेड टिश्यू इंजरी के अंदर सिर्फ ये 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, आगे पूरा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इवन टर्मिनेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी रीड करना है तो कर लें, पर इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई है। अब आगे आ जाते हैं मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के ऊपर। मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो आपने ये वाला जो डब्बा है टेबल 3.5, इसको तो अच्छे से आपने कर लेना है, क्योंकि ये यूक्यू, एससीक्यू, एमसीक्यू हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एमसीक्यू जो हमारे पास यूएचएस में भी पूछा गया, जो मुझे याद था, दैट इज़ के कीमोकाइंस जो होते हैं, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो हैं वो हमारे पास कीमोकाइंस जो है एज अ मीडिएटर रिलीज करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है। अब इसके अंदर भी ऐसे ही है कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू बन सकते हैं, तो आपने इसको रीड करके अपने लिहाज से एमसीक्यू को मार्क कर लेना है। बाकी अगर मेरे एमसीक्यूज देखने हो तो ये जितने भी हाईलाइटेड पोर्शंस हैं ये सारे मुझे लगते थे कि इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इनको मार्क किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास वेजो एक्टिव अमाइंस है। अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं व्हाट इज़ वेजो एक्टिव अमाइंस, तो पता नहीं चलता बच्चों को क्या होता है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन को वेजो एक्टिव अमाइंस कहते हैं, और आगे उन्हीं के बारे में लिखा
लिखा हुआ है कि वो कैसे एक्ट करते हैं, तो आपने एक दफ़ा उसको अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि ये सारे जो हैं ये हमारे पास MCQ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स के ऊपर आते हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर आते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यही वाला पाथवे सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी अंदर बातें लिखी हैं वो सारी यहाँ अंदर भी लिखी हुई हैं। एक दफ़ा यहाँ से रीड करके जो 4-5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं थ्योरी के अंदर, डायग्राम में नहीं लिखे हुए हैं, वो डायग्राम में ऐड कर लें और उसके बाद आपको दोबारा ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने बस जब भी ये वाला टॉपिक करना है आपने ये डायग्राम देख लेनी है। ये वाला आपने जो टेबल 3.6 है ये अच्छे से कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर MCQ में, वाइवा में और UQ के तौर पे या SCQ के तौर पे ये पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं ल्यूकोट्राइन्स के ऊपर। ल्यूकोट्राइन्स को भी मैंने रीड किया था, मुझे जो चीज़ें MCQ के तौर पे इंपॉर्टेंट लगी मैंने वो कर ली। फिर उसके बाद हमारे पास लिपोक्सिन्स में भी सेम, मैंने बस ये देखा कि लिपोक्सिन जो है वो इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं, उनका क्या एक्शन है। साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स के ऊपर आया कि एस्पिरिन होता है, इबुप्रोफिन होता है, उनका काम क्या होता है। ये वाली सिर्फ एक एक दफ़ा रीड करके कॉन्सेप्ट समझ लें, बाकी बाद में बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस ये वाला जो टॉपिक है साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स वाला, ये हमने फार्मा में बहुत डिटेल में कवर करना है। उसके बाद साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस के ऊपर आते हैं। ये UQ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने ये वाली सारी चीज़ें रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है दैट इज़ ये वाली डायग्राम फिगर 3.11 मेजर रोल्स ऑफ साइटोकाइंस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये डायग्राम आपको वर्ड टू वर्ड लाइक डिटो याद होनी चाहिए। इस डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से आता होना चाहिए, क्योंकि ये MCQ में, SCQ में, वाइवा क्वेश्चन में हर लिहाज से पूछी जाती है। अक्सर बच्चे ये जो है इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो MCQ है ये भी हमारे पास UHS में आया हुआ है। उसके अलावा ये वाला भी MCQ आया हुआ है। एक्यूट फेस प्रोटीन्स वाला MCQ जो है वो आया हुआ है। उसके अलावा इसको वाइवा क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एक्यूट फेस प्रोटीन्स। उसके अलावा आपने ये वाला जो टेबल 3.7 है साइटोकाइंस इन इन्फ्लेमेशन, इसको भी एक दफ़ा जो है वो रीड कर लेना है, इससे कॉन्सेप्ट ले लेना है कि आखिर बात क्या हो रही है। फिर उसके बाद कीमोकाइंस हैं, इन सबको आपने ना एक दफ़ा थोड़ा रीड दे लेनी है। जो आपको पॉइंट लगे कि ये इंपॉर्टेंट है वो आपने मार्क कर लेना है। सिंस ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगा, इसमें से कभी भी हमें कोई MCQ नहीं आया खास। जो भी MCQ आए इससे रिलेटेड वो बाकी टॉपिक्स में कवर हो रहे थे, तो मैंने बस एक दफ़ा रीड देख के जो मुझे चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो मार्क कर ली और उनको गो थ्रू करती रही। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की तरफ आते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपने माइक्रो में भी पढ़ना है, माइक्रो में ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपने यहाँ से भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को करना है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को यहाँ से आपने एक दफ़ा रीड दे लेनी है, उसके बाद आपने बस ये डायग्राम कर लेनी है। एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को रीड देने के बाद कोई पॉइंट है जो आपने यहाँ पे ऐड करना है वो ऐड कर लें, और फिर उसके बाद आपने दोबारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ ये डायग्राम करनी है। पैथो ऐसे ही कवर होती है। पैथो में आप एक दफ़ा रीड दे के अपनी डायग्राम पे सब कुछ ऐड कर लेते हो और फिर उसके बाद आप टॉपिक्स रीड नहीं करते, आप सिर्फ डायग्राम्स देखते हो और आपकी पैथो कवर होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये आ जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, C1 इनहिबिटर वाला, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर वाला, कि अगर ये इनहिबिटर जो है ये डेफिशिएंट होगा तो कौन सी डिजीज़ होगी। इस तरह के यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद बाकी इस पेज के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंपॉर्टेंट है जो आपने करनी है, बस ये टेबल आपने करना है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर वाइवा में या MCQ में या SCQ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेन के लिए कौन से प्रिंसिपल मीडिएटर्स हैं, फीवर के लिए कौन से प्रिंसिपल मीडिएटर्स हैं, ये वाली चीज़ें MCQ में पूछ लेते हैं, एक ऑप्शन दे देते हैं। फिर आते हैं मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये UQ है, ये ओवरऑल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसकी आपको पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं इसकी। सीरियस इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल बर्न्स वाली आपको आती होनी चाहिए। सिनेरियो आएगा, सिनेरियो में आपको बर्न का पेशेंट दिया होगा और पूछा होगा कि कौन सी इन्फ्लेमेशन है, तो आपने कहना है कि सीरियस इन्फ्लेमेशन है। इस तरह ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन है, उसकी एग्जांपल आती होनी चाहिए। पुरेलेंट इन्फ्लेमेशन है, उसकी एग्जांपल में अपेंडिसाइटिस, कोई भी पस फॉर्मिंग वाली है उसकी वो आ जाएगी। अल्सर पता होना चाहिए कि अल्सर होता क्या है। ठीक है, उसको आपने रीड दे लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट UQ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, आपने करना है। आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपने इसको रीड देना है। रीड देने के बाद आउटकम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में आपने ये डायग्राम कर लेनी है। बाद में आपको दोबारा ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने डायग्राम देखनी है और डायग्राम से आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो कवर हो जाएगा। सिंस ये UQ है आपने इसको लाजमी करना है। इस वीडियो में सिर्फ एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कवर करना था। दैट्स इट फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन। बाकी उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर इसके अलावा भी और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें।